नमस्कार दोस्तों, फैशियोला हिपेटिका के बाद हम लोग प्लेटी हेलमिन्थेस के नेक्स्ट मेंबर टीनिया सोलियम को रीड करेंगे। टीनिया सोलियम जीनस भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलिए केयरफुली इसका स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, टीनिया सोलियम इज़ ऑल्सो कॉल्ड द पॉक टेपवॉर्म। ये पॉक के मसल्स में पाया जाता है, इसी वजह से इसे पॉक टेपवॉर्म कहा जाता है। इसका सिस्टमेटिक पोजीशन की अगर बात करें तो फाइलम प्लेटी हेलमिन्थेस, क्लास सिस्टोडा का ये सदस्य है। ऑर्डर टीनियोइडा, फैमिली टीनियडी, जीनस टीनिया, स्पीशीज सोलियम। इनकी अकरेंसी को देखा जाए तो ये ऐसे कंट्रीज़ में पाए जाते हैं जहाँ के लोग जो है पॉक को ज़्यादा से ज़्यादा फूड के रूप में यूज़ करते हैं। एडल्ट टीनिया सोलियम का जो पैरासाइट है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है ह्यूमन बीइंग के, जो प्राइमरी होस्ट का काम करता है। इसके लार्वा को देखा जाता है पिग में, तो इसी वजह से पिग को कहते हैं सेकेंडरी होस्ट। यानी प्राइमरी होस्ट जो है ह्यूमन बीइंग है, जहाँ पे एडल्ट प्रेजेंट होता है, और सेकेंडरी होस्ट के रूप में पिग होता है, जहाँ पर इसका लार्वल फॉर्म पाया जाता है। तो टेपवॉर्म के पास कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है, जिसकी वजह से ये अपना जो फूड है वो अपने बॉडी वॉल से इंटेक करता है डिफ्यूज़न के थ्रू। ठीक है। टीनिया सोलियम जो है वो हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल दोनों ही तरीके के जो पार्ट्स हैं, जेनाइटल पार्ट्स हैं, वो प्रेजेंट होते हैं सेम बॉडी पे, और इसीलिए यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन देखा जाता है। बॉडी 3 पार्ट्स में डिविजिबल होता है, स्कॉलेक्स, नेक एंड एस्ट्रोविला। इसके बाद ये देख लेते हैं इसके स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पर ये स्कॉलेक्स वाला पार्ट है, बहुत ही छोटा। बॉडी कंपेरिजन में स्कॉलेक्स काफ़ी छोटा होता है। इसके बाद स्ट्रोविला, ये पीछे जो रिबन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इन सभी को स्ट्रोविला कहते हैं। स्ट्रोविला कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला जो स्टार्टिंग का होता है पार्ट, उसको बोलते हैं इमैच्योर प्रोग्लॉटिस। इसके बाद जो बीच वाले पार्ट होते हैं उनको मैच्योर प्रोग्लॉटिस कहा जाता है। लास्ट के जो पार्ट होते हैं, यानी जो ज़्यादा थोड़े से बड़े वाइट होते हैं, तो उनको बोलते हैं ग्रेविड प्रोग्लॉटिस। तो इस तरह इसके बॉडी का ये था डिवीज़न। इसके बाद इसके बॉडी में अगर देखा जाए तो जो स्कॉलेक्स वाला पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है, हेड लाइक स्ट्रक्चर है, उसमें तरह तरह के पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे स्कॉलेक्स के अंतर्गत ये है रोस्टेलम वाला पार्ट। रोस्टेलम में हुक लगे होते हैं, दो पार्ट्स में ये डिवाइडेड होते हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर, जो जिसकी वजह से ये 2 रोज का फॉर्मेशन करता है। शकर्स होते हैं। शकर्स ये मस्कुलर होता है, जिसकी वजह से ये शक करते हैं न्यूट्रिएंट्स को फ्रॉम द इंटेस्टाइनल वॉल। ये साइड में हुक का, स्मॉल हुक और लार्ज हुक का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया है यहाँ पे। तो अब इसकी जो संख्या है, हुक का जो संख्या है 22 टू 32 कर्व काइटिनस हुक्स कहा जाता है इनको, 2 सर्कुलेट्स में प्रेजेंट होते हैं। हुक जो पोस्टीरियर के हुक होते हैं सर्कुलेट के, वो स्मॉलर देन होते हैं एंटीरियर के। ऑन द मिडिल पार्ट ऑफ स्कॉलेक्स देयर आर प्रेजेंट 4 कप लाइक मस्कुलर सकर्स। कप की तरह सकर्स, मस्कुलर सकर्स प्रेजेंट होते हैं। द सकर्स एंड हुक्स आर द ऑर्गन्स ऑफ अटैचमेंट। हुक और सकर्स क्या हैं? अटैचमेंट के ऑर्गन्स का काम करते हैं। स्ट्रोबेला कंसिस्ट ऑफ इमेच्योर, मैच्योर और ग्रेविड प्रोग्लॉटिस, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। प्रोग्लॉटिस सो सीडोमेटामेरिज्म। जब हम लोग देखते हैं कि इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही साइड से सेगमेंटेशन होता है, तो उसको मेटामेरिज्म बोलते हैं। बट यहाँ पे जो सेगमेंटेशन है सिर्फ बाहर के साइड से है, यानी एक्सटर्नल है, तो इस तरह के सेगमेंटेशन को बोलेंगे सीडोमेटामेरिज्म। बोथ माउथ एंड एनस आर प्रेजेंट, सॉरी एब्सेंट हियर। माउथ भी नहीं होता, एनस भी नहीं होता। टेपवॉर्म कॉजेस, टेपवॉर्म के वजह से एक डिजीज होती है जिसको टीनियसिस बोलते हैं। दिस डिजीज कैन बी कैरेक्टराइज्ड बाय सच सिम्टम्स, जैसे एब्डोमिनल पेन, रेस्टलेसनेस, एनीमिया, फास्ट एपेटाइट एंड इनडाइजेशन। इसके बाद कुछ यहाँ पे लार्वल फॉर्म का स्टडी हम लोग करते हैं, जिनकी वजह से दूसरे टाइप के डिजीजेस होते हैं। तो यहाँ पे सिस्टिसर्कोसिस
डिजीज़ है जो सिस्टिक सर्कस ब्लैडर वॉर्म से ये कॉज होता है और ये टीनियासिस के कंपेरिजन में ज़्यादा डेंजरस है। सिस्टिक सर्कस जो है लार्वा है टेपवर्म का, जो दूसरी लार्वा यानी ऑन्कोस्फीयर से डेवलप होता है। ऑन्कोस्फीयर से ही सिस्टिक सर्कस लार्वा का जो है डेवलपमेंट होता है, बट इसके वजह से सिस्टिक सर्कस जो है वो होता है। समटाइम जो ऑन्कोस्फीयर है वो ह्यूमन के स्टमक में डायरेक्टली कंटामिनेटेड वाटर या फूड के रूप में भी जा सकता है, और एंटी पेरिस्टालिसिस ऑफ इंटेस्टाइन यानी वहाँ पे जब पेरिस्टालिस मूवमेंट नहीं होता उस केस में जा कर के ये जो है अफेक्ट करता है, बॉडी में इन्फेक्ट करता है। दीज ऑन्कोस्फीयर डेवलप इनटू ब्लैडर वॉर्म्स। इसके बाद इनका डेवलपमेंट ब्लैडर वॉर्म में होता है, मैन में, और मैन की वजह से ये इंटरमीडिएट होस्ट बनता है टेप वॉर्म का। द ब्लैडर वॉर्म्स में रीच द आइज वेयर दे मे अंडरगो इंसिस्टमेंट। ये आँख में भी, आई में भी प्रवेश करके इंसिस्टमेंट को फॉर्मेशन करने के बाद ब्लाइंडनेस कॉज करता है, और जैसे ब्रेन में अगर ये एंटर करता है तो उसकी वजह से एपिलेप्सी हो सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं कि ये ब्लैडर वॉर्म से एपिलेप्सी या जो भी ब्लाइंडनेस होता है वो कौन से प्लेटी हेलमिंथिस के जीनस से होता है। तो आपको ये याद रखना है, ब्लैडर वॉर्म्स हैं जिनका डेवलपमेंट जो होता है ऑन्कोस्फीयर्स लार्वा से ही होता है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट यहाँ पॉइंट देख लेते हैं, टीनिया सैजिनेटा, जिसको बीफ टेपवर्म कहते हैं। इट लिव्स इन द ह्यूमन इंटेस्टाइन ऑफ बीफ ईटिंग पर्सन। जो बीफ ईटिंग पर्सन है, बीफ का जो ईटिंग करते हैं, उनके बॉडी में ये प्रवेश करता है। इट्स इंटरमीडिएट होस्ट आर कैटल एंड बफलोस। इनका जो इंटरमीडिएट का होस्ट है, इनके बॉडी में जो फॉर्मेशन होता है इंटरमीडिएट होस्ट के थ्रू, वो कैटल और बफेलोज है। इट इज़ लॉन्गर दैन टीनिया सोलियम। इनके बॉडी लेंथ की अगर बात करें तो टीनिया सोलियम के कंपैरिजन में ये थोड़े लंबे होते हैं, लॉन्ग होते हैं। इसके बाद जो है इनके बॉडी में भी स्कॉलेक्स, नेक और स्ट्रोबिला जैसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं। तो स्कॉलेक्स बियर्स 4 एडहेसिव शकर्स बट इट डज नॉट हैव रोस्टेलम एंड हुक्स। यानी टीनिया सोलियम की तरह यहाँ पर रोस्टेलम और हुक्स नहीं होते हैं, बट इनके पास स्कॉलेक्स होता है। जिनके पास स्कॉलेक्स है, शकर्स हैं, और वो एडहेयर करता है मसल्स के साथ। इनके इन्फेक्शन का जो कॉज होता है वो कुक्ड बीफ से होता है। अब यहाँ पे एक कंपैरेटिव स्टडी है बिटवीन इमैच्योर, मैच्योर एंड ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स ऑफ अ टेप वर्म। ठीक है, इमैच्योर प्रोग्लोटिड्स की बात करें तो यहाँ पर इमैच्योर यानी जो स्टार्टिंग वाला था, ठीक है, स्टार्टिंग जो स्कॉलेक्स के जस्ट नीचे से स्टार्ट होता था, तो वहाँ पे इमैच्योर वाले पार्ट में कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का डेवलपमेंट नहीं होता। यूट्रस भी यहाँ पे जो है प्रेजेंट नहीं है। देयर इज़ नो शेडिंग ऑफ प्रोग्लोटिड्स। यहाँ प्रोग्लोटिड्स का कोई शेडिंग दिखाई नहीं देता। While in case of mature proglotids, both male and female reproductive organs are developed here. Uterus is small and unbranched. There is no shedding of proglotids. यहाँ पर भी कोई प्रोग्लोटिड्स की शेडिंग नहीं दिखाई देती है। While in case of gravid proglotids, reproductive organs are obliterated and uterus is branched and filled with capsules containing fertilized egg. यूट्रस जो है वो ब्रांच्ड है और कैप्सूल के साथ फिल होता है और फर्टिलाइज उसमें एग फुलफिल होते हैं। और यहाँ पे जो शेडिंग होती है प्रोग्लोटिड्स की वो वेल डेवलप होती है और उसको एपोलाइप्स कहते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल ह्यूमन गट में कैसे चलती है उसकी स्टडी देख लेते हैं इसके लाइफ साइकिल के फॉर्म में। तो ये टेप वर्म का है एक तरह से लाइफ साइकिल और लार्वल डेवलपमेंट को यहाँ पे हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग एडल्ट टेप वर्म से। एडल्ट टेप वर्म ह्यूमन गट में ये इंटेस्टाइनल वॉल में ही रहता है, ये उसका करेंसी है यहाँ पर। तो एडल्ट टेप वर्म इन ह्यूमन गट की अगर बात करें तो यहाँ पर ह्यूमन गट के थ्रू ये फर्टिलाइज एग या ओवा जो है वो मैच्योर प्रोग्लोटिड्स से डेवलप होता है।
capsule containing zygotes in gravid proglottis, then oncosphere larvae in the gravid proglottis. इसके बाद ऑन्कोस्फेयर इन ह्यूमन फेसेस, और ये बॉडी के आउटसाइड जब रिलीज होता है तो इस तरह के फेसेस को, जो ऑन्कोस्फेयर कंटेनिंग फेसेस है, उसको पिग जो है वो ईट करता है। पिग के लेने के बाद इस तरह के ऑन्कोस्फेयर में हेक्साकेंथ लार्वा दिखाई देता है, और ये हेक्साकेंथ जो है पिग के गट में पेनिट्रेट करके अंदर जाता है, और हेक्साकेंथ जो लार्वा है वो ब्लड में, पिग के ब्लड में प्रवेश करता है। इसके बाद पिग के मसल्स में वो जाता है, और हेक्साकेंथ यहाँ पे डेवलप करता है सिस्टिक सर्किल लार्वा। इस सिस्टिक सर्किल लार्वा जो है, लार्वा का डेवलपमेंट सिस्टिक सर्किल ह्यूमन गट में होता है। ईच सिस्टिक सर्कस डेवलप इनटू यंग टेपवर्म इन द ह्यूमन गट, और इसकी वजह से ह्यूमन गट में यंग टेपवर्म का डेवलपमेंट होता है, और यंग टेपवर्म देन इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एडल्ट टेपवर्म। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द टेपवर्म। यहाँ पे मैंने टेपवर्म के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को बताने की कोशिश की है। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो कहीं से भी इससे रिलेटेड तो ज़रूर मुझे कमेंट में बताइए। और अभी तक के लिए इतना वीडियो आपके लिए इनफ है। हम लोग नेक्स्ट सेक्शन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय और वेरी